यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में आई मूवी हृदयम को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर अरुण को देख पाते हैं, जो केरला से चेन्नई जा रहा होता है। अरुण का टिकट कंफर्म नहीं होता है, इसका वेटिंग लिस्ट होता है। टीटी से जब बात करता है तो टीटी इसे एक शख्स के बारे में बताता है, कहता है कि वो तुम्हें शायद सीट दे दे। इसी तरह से अरुण जब आगे जाता है तो एक बंदे को सीट पे लेटा हुआ देखता है और इस शख्स का नाम है एंथनी। जब अरुण इसे बात करता है तो इसे मालूम पड़ता है ये दोनों चेन्नई जा रहे हैं और एक ही कॉलेज के एक ही क्लासमेट हैं। और उसी तरह इस डब्बे में उसी कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाने वाले बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और ये सारे स्टूडेंट केसी टेक इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहे हैं। जर्नी के दौरान अरुण और एंथनी की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। सुबह होने के बाद ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। एंथनी और अरुण को हॉस्टल में एक ही रूम दिया जाता है। अब ये दोनों साथ में रहने लगते हैं और इनके बगल में मुंबई के कुछ लड़के रहते हैं। उनमें से एक शख्स का नाम होता है प्रदीप तिवारी। ये लोग म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और एक म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। अब अरुण इन लोगों से दोस्ती करता है और थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता है। अब कॉलेज आने पर जसलीन नाम की सीनियर सारे स्टूडेंट को कैंपस घुमाती है। घूमते घूमते ये लोग एक जगह पे आते हैं। जसलीन इन्हें एक दरवाजा दिखाकर कहती है कि वो है सीक्रेट एली। लास्ट डे जब आप लोग अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लोगे तो प्रिंसिपल आपको इस गेट की चाबी देंगे। उस कमरे के अंदर क्या है ये आपको लास्ट डे ही मालूम पड़ेगा, तब तक ये सब कुछ सीक्रेट है। अब कॉलेज है तो रैगिंग होना आम बात है। इस कॉलेज में 3 सीनियर स्टूडेंट होते हैं, जैक्सन, बैजू और फारूक। ये तीनों लोग जूनियर को रैगिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले तो फारूक इन्हें इंजीनियरिंग सैल्यूट सिखाता है, अपना एक हाथ प्राइवेट पार्ट पे रखो और दूसरा सैल्यूट मारो और उसी तरह प्यूं बोलकर आवाज करना है, ये है इंजीनियरिंग सैल्यूट। अब जब जब जूनियर को सीनियर नजर आते तो ये लोग उसी तरह सैल्यूट करते। अब इन लोगों से तंग आकर सारे जूनियर ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग वाइस प्रिंसिपल से इसका कंप्लेन करेंगे। लेकिन अरुण का दोस्त अरुण को समझाने लगता है कि ये रैगिंग कोई बड़ी बात नहीं है, जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। अब अगले दिन सीनियर जूनियर्स की रैगिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त अरुण नीचे झुका होता है और तभी उसकी नजर एक लड़की यानी कि दर्शना पे पड़ती है, जो डांस करती रहती है। अरुण सीधा खड़ा होकर दर्शना के पास जाता है। अब अरुण को पहले ही नजर में दर्शना से प्यार हो गया था, तो वहाँ कैसे तैसे कर दर्शना के नाम को मालूम करता है। एक्चुअली इस लड़की की नाम होती है दर्शना। जब दर्शना अपने दोस्तों के साथ मिलकर गाना गा रही होती है तभी दर्शना को जैक्सन, बैजू, फारूक देखते हैं। बैजू भी दर्शना को देखकर उसे पसंद करने लगता है। अब अरुण बहुत ही हिम्मत जुटाकर दर्शना के पास जाता है और उसके गाने की तारीफ करता है और अपने बारे में बताता है और उसे उसका नाम पूछता है। तो दर्शना भी उसे अपना नाम बताती है और बहुत ही अच्छे से अरुण से बात करती है। इसके बाद अरुण का दोस्त अरुण को बताता है कि फ्रेशर वाले दिन तुम दर्शना के साथ परफॉर्म करोगे। ये सुनकर अरुण काफी ज्यादा खुश होता है। अब अरुण को जब भी टाइम मिलता है तो दर्शना के पास जाकर प्रैक्टिस करते रहता है, क्योंकि अरुण को पहले से ही गिटार बजाना आता है। तभी वहाँ पे जैक्सन, फारूक और बैजू आते हैं। जैक्सन अरुण का पैर कुचलते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम वाइस प्रिंसिपल के पास जाने वाले हो हमारी कंप्लेन करने के लिए। बैजू कहने लगता है कि तुम दर्शना से दूर रहो, वो सिर्फ मेरी है। तभी वहाँ पर एक मैडम आती है, इन तीनों को डांटने लगती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। अगर तुमने दोबारा रैगिंग स्टार्ट की तो मैं तुम तीनों को इस कॉलेज से निकाल दूंगी। अब अगले दिन अरुण की तबीयत खराब होने की वजह से वो क्लास नहीं जाता। तभी एक शख्स जैक्सन के पास ये मैसेज करता है कि अरुण अपने कमरे में अकेला है। अब जैक्सन अपने गैंग को इकट्ठा करता है और जूनियर में से ही एक शख्स होता है जो जैक्सन को ये मैसेज भेजा होता है। ये लोग अरुण के पास जाकर अरुण को बहुत ही बुरी तरह मारने पीटने लगते हैं। दूसरे कमरे में प्रतीक अपने म्यूजिक का कॉम्पोजिशन कर रहा होता है। अब अरुण की आवाज सुनकर प्रतीक अरुण के कमरे में आता है और वहाँ पे सारे सीनियर्स को अंग्रेजी में डांटने लगता है। अब इन्हें तो अंग्रेजी आती नहीं, इसलिए ये लोग यहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। अब अगले दिन अरुण अपने हिसाब से कपड़े पहनकर चश्मा लगाकर कॉलेज आता है और उसी तरह वो सीनियर के सामने से भी गुजर रहा होता है। अब प्रतीक ने अपने दोस्तों को बता दिया होता है कि कल सीनियर्स ने अरुण को बहुत ही बुरी तरह मारा पीटा, क्योंकि उसने दर्शना से बात की। बाद में हम लोग को मालूम पड़ता है कि अरुण के ही गैंग में एक चश्मिश वाला शख्स है। अरुण की इन्फॉर्मेशन इसी ने दी थी। अब दर्शना और प्रतीक दोनों वाइस प्रिंसिपल के पास जाते हैं और उन तीनों के खिलाफ कंप्लेन लिख कर देते हैं। बीपी इन दोनों से कहता है कि अगर वो तीनों किसी स्टूडेंट के साथ रैगिंग किया तो मैं उन तीनों को कॉलेज से बाहर निकाल दूंगा। इसके बाद दर्शना अरुण को कहती है कि तुम सीनियर के सामने से ही आगे बढ़ो। तो उसी तरह अरुण आगे आगे जाता है और दर्शना अरुण को फॉलो करती रहती है। जब ये दोनों उन तीनों के सामने जाते हैं तो दर्शना अरुण के हाथ अपने कंधे पे रख लेती है और उन तीनों सीनियर को अपना मिडल फिंगर दिखाती है। उस वक्त अरुण दर्शना को अपने करीब पाकर एक राजा की तरह फील किया। अब शाम के वक्त ये तीनों अरुण को बहुत ही बुरी तरह मार पीट रहे होते हैं।
मगर अरुण हंस रहा होता है क्योंकि दर्शना अब इसकी है। जब ये तीनों अरुण को मार रहे होते हैं तो एक जूनियर इन तीनों को मारते हुए देख लेते हैं और वो जाकर बीपी से कंप्लेन कर देता है, जिसके बाद बीपी इन तीनों को ही कॉलेज से निकाल देता है। इसके बाद अरुण दर्शना के पास जाता है और उसे प्रपोज करता है, जिस पर दर्शना कहती है कि मैं बाद में बताऊंगी सोच कर। मगर दर्शना भी मन ही मन अरुण को पसंद करती थी। अरुण दर्शना को हमेशा यही कहता है कि तुम अपने बाल को खुला छोड़ दो, बहुत सुंदर दिखोगी। एक दिन दर्शना और अरुण बाहर मिलने का प्लान बनाते हैं। दर्शना अपने सीनियर को 50 रुपए देकर अपने हॉस्टल से बाहर आती है। अरुण भी अपने एक दोस्त से बाइक लेकर बीच पे जाता है। यहाँ आने पर दर्शना भी अरुण को प्रपोज करती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगी। दूसरे दिन एंथनी कोची जाने का प्लान बनाता है, यानी कि अपने घर, और अरुण को भी साथ में आने के लिए कहता है क्योंकि एंथनी को फेसबुक पे एक लड़की मिली। उसी से मिलने के लिए वो कोची जाने के लिए कह रहा होता है और साथ में अरुण को भी ले जाता है। तो उसी तरह एंथनी और अरुण केरला आकर एंथनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। अब एंथनी की गर्लफ्रेंड की एक दोस्त होती है, तो कैफे से बाहर आकर तो अरुण उसके दोस्त से बात करने लगता है। इसी बातों ही बातों में अरुण उस लड़की की बालों की तारीफ करता है। वो लड़की भी अरुण की तारीफ करती है और उसे सवाल करती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी दर्शना अरुण के पास कॉल करती है। अब ये सवाल सुनकर अरुण ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं इसका क्या जवाब दूं। तो फाइनली अरुण दर्शना का कॉल कट कर ना का जवाब देता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वहीं पे कुछ लोग छाता खरीद कर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छाते के अंदर कुछ कुछ करते हैं। एंथनी और उसकी गर्लफ्रेंड भी एक छाता खरीदती है कुछ कुछ करने के लिए। अब अरुण के साथ जो लड़की थी वो भी छाता खरीदती है शायद कुछ करने के लिए। तभी वहाँ पे एंटी लवर्स आते हैं जो सारे कपल को दौरा दौरा कर मारने लगते हैं। शाम के वक्त अरुण और एंथनी बस में बैठकर वापस चेन्नई आने लगते हैं। अब बस में एंथनी यही सोच रहा होता है कि बिल हुई 500, मगर मुझे एक पपी भी नहीं मिली। अब अरुण ये गिल्ट महसूस कर रहा होता है कि मैंने दर्शना के साथ चीट किया। अरुण जब कॉलेज आता है तो दर्शना उसे केरला वाले एंटी लवर वाले हादसे के बारे में बताती है कि किस तरह केरला में कपल्स को दौड़ा दौड़ा कर मारे। उनमें से एक शख्स तो हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना कहकर दर्शना जब यहाँ से जा रही होती है तो अरुण उसे बुला कर कहता है कि दर्शना मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि कल मैं और एंथनी केरला गए थे। वहाँ पर एक लड़की मुझसे पूछी क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तो मैंने उस लड़की को जवाब दिया नहीं। अब अरुण जब सच बताती है तो दर्शना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ अरुण के साथ लड़ने झगड़ने लगती है। रात के वक्त अरुण दर्शना के पास कॉल कर उसे सॉरी बोलने लगता है, मगर दर्शना कहती है नहीं अरुण, अब हमारे और तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं तुम्हारे सामने किसी लड़के को किस करूंगी तो क्या ये तुम बर्दाश्त करोगे। अब ये सुनकर अरुण को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और गुस्से में दर्शना को झूठ कहता है कि वहाँ से जाने के बाद मैं और एंथनी उन लड़कियों के साथ होटल में गया और उनके साथ वहाँ कांड किए। इस तरह से इन दोनों के बीच बात बढ़ जाती है और इनका ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद से अरुण का पूरा लाइफ ही चेंज हो जाता है। अरुण पूरी तरह अंदर से टूट जाता है, ना ही सही ढंग से पढ़ाई कर पाता और ना ही एग्जाम को पास कर पाता और शराब सिगरेट भी पीने लगा था। अब फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद अरुण वापस अपने गाँव आता है। अपने घर में भी ये चुपचाप बैठा रहता है। कुछ दिनों के बाद दूसरा सेमेस्टर भी होता है। अब अरुण सीनियर है। अरुण उसी तरह अपने जूनियर के साथ रैगिंग करता है। एक दिन अरुण देखता है कि दर्शना एक लड़के के करीब है, उसे टच कर रही है। अरुण भी दर्शना को जलाने के लिए एक जूनियर लड़की जो कि जूनियर होती है और इस लड़की का नाम होता है माया, और ये लड़की बहुत ही सिंपल सीधी सादी होती है। इसके बाद हॉस्टल में जूनियर सब अपने रूम में किसी का बर्थडे पार्टी मना रहे होते हैं, तो वहाँ पे अरुण आकर उस शख्स को बहुत ही बुरी तरह मारता पीटता है, वो भी दर्शना को याद कर। अब देखते ही देखते 1 महीने निकल जाते हैं और उसी जगह पे केदार नाम का शख्स अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस कर रहा होता है। इसके काफी सारे फॉलोअर्स होते हैं। दर्शना केदार के करीब जा रही होती है और उसके साथ डांस करती है। ये देखकर अरुण को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अरुण माया को अपने पास बुलाता है और कहता है कि चलो हम किसी जगह पे चलते हैं, दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन माया हिचकिचाने लगती है। तभी माया की एक दोस्त आकर माया को यहाँ से ले जाती है। कुछ दिनों के बाद अरुण और उसके दोस्त किसी दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। जो कोई भी खाना ऑर्डर करता उसे अरुण ही पे करता। हर रोज ये लोग बियर सिगरेट हमेशा पीते रहते हैं। एक दिन इनकी पैसे खत्म हो जाती है तो ये लोग अपने किताबों को बेचकर बियर सिगरेट लाते हैं। अब देखते ही देखते इनका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम भी चला आता है। अब कुछ न पढ़ाई करने की वजह से अरुण कुछ भी नहीं लिख पाता है। इसी बीच अरुण एक दिन देखता है कि दर्शना केदार के साथ बाइक पे जा रही है, तो अरुण दर्शना को रुकाकर उसे चेतावनी देने लगता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम उसके साथ मत जाओ। मगर दर्शना अरुण की एक नहीं सुनती और वो केदार के साथ एक कैफे में जाती है। कैफे में आने के बाद केदार जब वॉशरूम जाता है तो वो अपना फोन टेबल पे ही भूल जाता है। तभी केदार के फोन पे बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। जब दर्शना उसके फोन को चेक करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि इसके फोन पे तो सिर्फ लड़कियों के ही मैसेज आ रहे हैं।
अब केदार की सच्चाई जानने के बाद दर्शना केदार को एक झापड़ लगाती है और वो यहाँ से चली जाती है। अब रात होने पर केदार दर्शना के पास कॉल कर कहता है कि तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती की। देखो कैंपस में अब कैसी न्यूज फैलेगी कि तुम मेरे साथ सोई और प्रेग्नेंट हो गई। तुम्हारे इज्जत की मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। मौका देखकर दर्शना की दोस्त इन सारी वाकया के बारे में अरुण को बता देती है। अब अरुण केदार को मार पीट कर दर्शना के सामने लाता है तो दर्शना कहती है ये सब कर तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम्हारे से अच्छा तो ये लुच्चा लफंगा ही सही था। एक दिन अरुण का दोस्त एक लड़की को रूम पे लाता है। क्या करने के लिए लाया होगा आप लोग तो समझ ही गए होंगे। इन सभी के जाने के बाद कोई भी शख्स रूम की साफ सफाई नहीं करता। सारे के सारे सामान बिखरे होते हैं। अरुण अपने रूम की साफ सफाई करता है। दोबारा से इसके दोस्त आकर फिर से रूम को गंदा कर देते हैं और ये लोग खाना ऑर्डर करते हैं तो उसका बिल अरुण को ही भरने के लिए कहते हैं। तो अरुण इन लोगों से गुस्सा होकर इस रूम को ही छोड़ देता है। चेन्नई में ही अरुण का एक दोस्त का घर होता है तो अरुण यहाँ आकर रहने लगता है। यहाँ पर रहकर अरुण अच्छे से पढ़ाई भी करने लगता है और धीरे धीरे कर सारी बुरी आदतें छोड़ देता है। इसी तरह से सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम भी खत्म हो जाता है। छुट्टियों में अरुण अपने घर आकर गुमसुम सा बैठा रहता है। अरुण की हालत को देखकर अरुण की माँ अरुण के फादर को कहते हैं कि आप अरुण से एक बार बात कर देखिए। रेलवे स्टेशन पे आने पर अरुण के फादर अरुण को कहते हैं कि बेटा तुम इस एज में रास्ता भटक सकते हो, अभी वक्त है तुम अपने आप को संभाल लो। अब कॉलेज आने पर इनके टीचर इनके रिजल्ट को सुनाने लगते हैं। अरुण के ही क्लास में सेल्वा नाम का शख्स होता है जो हमेशा क्लास में फर्स्ट या फिर सेकंड आता रहता है। अब सेकंड सेमेस्टर में अरुण थोड़ी मेहनत किया था तो वहाँ बहुत ही मुश्किल से एक पेपर को पास कर लेता है। बाहर आने पर एंथनी और अरुण अपनी फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं और उसी तरह इन लोगों ने सेल्वा की कंबाइंड स्टडी के बारे में सुना था तो ये दोनों सेल्वा की कंबाइंड स्टडी में ज्वाइन होने के लिए सोचते हैं। अगले दिन ये दोनों सेल्वा की बस्ती में जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम भी तुम्हारे कंबाइंड स्टडी में ज्वाइन होना चाहते हैं। अब इसी एरिया में लच्चू पाटी नाम की बूढ़ी औरत की घर होती है। सेल्वा इन दोनों को इनके छत पे ले जाता है जहाँ पर ये दोनों ढेर सारे स्टूडेंट को देखते हैं और इन स्टूडेंट में से ज्यादातर अरुण के कॉलेज के ही स्टूडेंट होते हैं और उसी तरह ये स्टूडेंट सब टाइमर लगाकर प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। अब कॉलेज खत्म होने के बाद हर रोज एंथनी और अरुण यहाँ पे आते रहते हैं। अब इसी मोहल्ले में सेल्वा एक लड़की से बहुत ही ज्यादा प्यार करता रहता है। कुछ दिनों के बाद दर्शना और उसके दोस्त भी यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हैं। दर्शना को यहाँ देखकर अरुण शौक में रह जाता है और उसी तरह दर्शना भी। कुछ दिनों के बाद थर्ड सेमेस्टर की एग्जाम स्टार्ट होती है और अच्छे से पढ़ाई करने की वजह से अरुण का अच्छा रिजल्ट आता है। अब इसी बीच अरुण सेल्वा से एक सवाल करता है कि सेल्वा तुम्हारा ड्रीम क्या है? सेल्वा कहता है कि मेरा ड्रीम क्या हो सकता है, बस मेरे माता पिता किसी चीज को बिना टेंशन लिए चैन से सोए। अब माया अरुण के रिजल्ट के बारे में जानकर अरुण को बधाइयाँ देती है कि अरुण तुमने बहुत अच्छा रिजल्ट लाया क्योंकि अरुण सारे सब्जेक्ट में पास हो गया। इसके बाद एंथनी और अरुण पार्टी सार्टी करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो अभी कॉलेज कैंपस में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है। सारे के सारे स्टूडेंट बस के पास जमा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि आखिर किसका एक्सीडेंट हुआ। बाद में एंथनी और अरुण को मालूम पड़ता है कि ये एक्सीडेंट सेल्वा का ही हो गया। सेल्वा को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है मगर अफसोस सेल्वा बच नहीं पाता, वो मर जाता है। अगले दिन एंथनी और अरुण सेल्वा के गांव जाता है उसके अंतिम संस्कार में। वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट आते हैं, काफी सारे लोग सेल्वा को मिस कर रहे होते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट लच्छू पार्टी के पास आते हैं। लच्छू पार्टी कहती है कि तुम सारे स्टूडेंट सेल्वा के जैसे ही हो, तुम लोग अपने पढ़ाई को मत रुकना, यहाँ से कामयाब होकर ही जाना। तो अरुण और उसके दोस्त इस काम को न रोकते हुए अपनी कंबाइंड स्टडी को जारी रखते हैं क्योंकि अब तो फाइनल सेमेस्टर है। इसी बीच दर्शना अब अरुण से कहीं न कहीं प्यार करने लगती है। एक दिन अरुण दर्शना को कहता है कि मैं तुम्हें अपने बाइक से ड्रॉप कर देता हूँ। जब अरुण के बाइक के करीब आती है तभी अरुण के पास माया का कॉल आता है कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, अब अरुण को यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर दर्शना बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। थोड़ी देर के लिए दर्शना भूल गई थी कि अरुण की जिंदगी में माया भी है। अब अरुण माया के घर जाता है। माया के घर में ज्यादा लोग नहीं होते तो इसलिए सारी काम अरुण खुद ही करता है। अंतिम संस्कार होने के बाद अरुण माया के पास आता है और उसे हौसला देने लगता है। अब इसी बातों के दौरान माया अरुण से सवाल करती है, क्या अरुण तुम मुझे दर्शना की तरह प्यार करते हो? अब अरुण तो दर्शना को जलाने के लिए माया के साथ रिलेशनशिप रखा था तो इसका जवाब तो अरुण के पास नहीं होता। माया अरुण के गालों पे किस कर इसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देती है।
कुछ दिनों के बाद फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम आता है। अरुण का एग्जाम अच्छे से गुजरता है। कॉलेज के आखिरी दिनों में अरुण माया को देखता है जो एक लड़के के साथ काफी ज्यादा खुश होती है। माया को खुश देखकर अरुण भी काफी ज्यादा खुश होता है और उसके साथ जो लड़का होता है वो लड़का वही होता है जिसे अरुण ने एक दिन बर्थडे पार्टी के दिन उसे मारा था। वही लड़का होता है। वो लड़का अरुण के पास आकर इसे पूछता है कि तुम्हारा और माया का ब्रेकअप क्यों हुआ। तो अरुण कहता है कि तुम मुझसे बेहतर हो। कुछ दिनों के बाद फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आता है। सारे लोग पास होते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद कुछ स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए इधर उधर चले जाते हैं। कुछ लोग जॉब करने लगते हैं। अरुण को भी अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। इसी दौरान वाइस प्रिंसिपल एक शख्स को सीक्रेट वेला की चाबी को देता है। सारे स्टूडेंट उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि सीनियर स्टूडेंट अपने लाइफ की कुछ कोड्स को लिखे होते हैं, यानी कि एक एक शख्स अपनी लाइफ के बारे में लिखा होता है। तो अरुण के दोस्त भी अपने यादों को उस दीवार पे लिखते हैं, लेकिन फिलहाल अरुण तो इस दीवार पे कुछ नहीं लिखता। घर जाने से पहले अरुण सिल्वा के गर्लफ्रेंड के पास आता है और उसे एक साड़ी गिफ्ट करता है। मरने से पहले सिल्वा ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये साड़ी खरीदा था, लेकिन बेचारा वो दे नहीं पाया। तो सिल्वा की ये विश अरुण पूरा करता है। शाम होने पर दर्शना अरुण को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पे आती है। दर्शना अरुण को कहती है कि काश मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने तुम्हें माफ कर दिया होता तो 4 साल हम लोग काफी मस्ती से गुजारते। ये सुनने के बाद अरुण के पास इसका जवाब तो होता नहीं। इसके बाद कहानी 2 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम लोग को अरुण को दिखाया जाता है। अरुण के पास जॉब तो थी, लेकिन वो अपनी जॉब को छोड़कर एडवेंचर के लिए निकल गया। वो फोटोग्राफी करता रहता है। अब दर्शना के बारे में बात करें तो वो एक यूट्यूब चैनल चलाती है और फूड ब्लॉगिंग करती है। इसी दौरान दर्शना अपनी बहन की शादी में अरुण को बुलाती है। तो अरुण शादी में आने से मना नहीं करता, वो शादी में आता है। और शादी खत्म होने के बाद अरुण और दर्शना एक जगह पे बैठे होते हैं और दोनों बात कर रहे होते हैं। अरुण दर्शना से कहता है कि तुम तो अपनी पैशन को फॉलो कर रही हो, मगर मैं ही अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। लाइफ में मैं कंफ्यूज होकर रह गया हूँ, करूँ तो करूँ क्या। कुछ दिनों के बाद अरुण बस में बैठकर कहीं पे जा रहा होता है। तभी अरुण के पास जिमी नाम का शख्स आता है। वो उसके कैमरे को लेकर उसमें खींचे गए फोटोज को देखने लगता है। जिमी को अरुण की फोटोग्राफी बहुत पसंद आती है और जिमी एक वेडिंग फोटोग्राफर होता है। अब अरुण के पास तो जॉब नहीं, तो जिमी अरुण को अपने साथ काम करने के लिए कहता है। हर एक वेडिंग पे 30,000 रुपए देने के लिए कहता है। अरुण जिमी की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और हर एक वेडिंग पे जाकर फोटोग्राफी करने लगता है। मगर इनका बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा होता। इधर उधर से अरुण जब जांच पड़ताल करता है तो इसके दिमाग में एक गजब का आइडिया आता है कि ये दोनों ग्रैंड इंटीमेट वेडिंग को स्टार्ट करेंगे और ऑलरेडी बॉलीवुड वाले कर रहे हैं। अगर हम लोग केरला में स्टार्ट किया तो बहुत जल्द ही फेमस हो जाएंगे। तो जिमी भी इसके लिए राजी होता है। अब अरुण अपनी इस छोटी सी कंपनी को फेमस करने के लिए प्रतीक का सहारा लेता है और इस वक्त प्रतीक एक बहुत बड़ा बॉलीवुड सिंगर बन चुका होता है। प्रतीक अपने फेसबुक पेज से बताने लगता है कि मेरे एक दोस्त का वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस है। जो कोई भी फर्स्ट कपल उसे बुक करेगा, मैं उसके शादी में फ्री में गाने गाने के लिए आऊँगा। ये ऑफर सुनने के बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं और देखते ही देखते इनके पास काफ़ी सारे वेडिंग फोटोग्राफी का काम आने लगते हैं। इनका बिजनेस ग्रो होने लगता है। अरुण एक अच्छा नया सा कैमरा खरीद लेता है। अब हर वक्त जिमी और अरुण बिजी ही रहते हैं। एक शादी में अरुण एक लड़की को देखता है और इस लड़की का नाम है नित्या। नित्या को देखते ही अरुण को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। अरुण सारे लोगों को छोड़कर नित्या के ही फोटो को क्लिक करते रहता है। नित्या इस वाकया को नोटिस करती है और अरुण का कैमरा लेकर अपनी खींची गई सारे फोटोज को देखने लगती है। नित्या को अपनी फोटोज काफी पसंद आती है तो अरुण को अपनी फोटोज को मेल करने के लिए कहती है। कुछ दिनों के बाद नित्या खुद अरुण के पास मेल कर अपनी कजन की शादी के बारे में बताती है। अब मेल में ही अरुण को मालूम पड़ता है कि नित्या की कजन की दूल्हे का नाम है केदर और ये केदर कोई और नहीं, कॉलेज के दिनों में अरुण ने जिस केदर को मारा था ना, वो वही है। अरुण नित्या के पास जाकर केदर के बारे में बताने लगता है। इधर केदर नित्या की कजन को उसी कैफे में लाता है। केदर जब सुसु करने जाता है तो नित्या अपनी कजन के पास कॉल कर केदर के बारे में बताती है, लेकिन इसकी कजन नित्या की बातों पे भरोसा नहीं करती और इसी दौरान केदर के फोन पे बार बार मैसेज आ रहे होते हैं। जब वो लड़की केदर की फोन को चेक करती है तो होना क्या था, केदर को थप्पड़ लगाती है और वो यहाँ से चली जाती है। इससे केदर की शादी टूट जाती है। केदर जब थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे मालूम पड़ता है कि इस बात को लीक करने वाला जिमी नाम का एक शख्स है। जब केदर अपने दोस्तों के साथ जिमी के पास जाता है तो वहाँ पर तो अरुण होता है। अब केदर यहाँ अरुण को देखकर पूरी तरह शौक में रह जाता है और अपने कॉलेज के दिनों में किस तरह उसे अरुण ने मारा उन सारी वाक़या को याद कर
बिना कोई हंगामा खड़ा किए चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अरुण का एक दोस्त काली, जो कि चेन्नई का रहने वाला है, वो अपनी फ्रेंड की वेडिंग पे अरुण को बुलाता है फोटोग्राफी करने के लिए। इधर नित्या अरुण के पास आकर इसे थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी कजन की जिंदगी बचा ली। इसी बातों के दौरान अरुण नित्या को बताता है कि कल मैं चेन्नई जाने वाला हूँ एक वेडिंग को फोटोग्राफी करने के लिए। नित्या भी इसे अपने साथ आने के लिए कहती है, तो अरुण नित्या को लेकर चेन्नई आता है। ये एक छोटी सी शादी होती है, मगर नित्या, काली और अरुण तीनों मिलकर इस शादी को बहुत ही ग्रैंड बना देते हैं। फोटो लेने में अरुण की मदद नित्या करती है। अब शादी खत्म होने के बाद अरुण नित्या को लेकर सेल्वा के मोहल्ले में आता है। कॉलेज के दिनों में इन्होंने इसी जगह पे कंबाइन स्टडी किया था ना, लेकिन इत्तेफाक से उस घर में लच्चू पार्टी नहीं होती। उस घर में तो दूसरी फैमिली रहती है। जब मायूस होकर अरुण जा रहा होता है तो उसे सेल्वा की गर्लफ्रेंड दिखाई पड़ती है। इस वक्त इसकी शादी हो चुकी होती है। इस वक्त इसका एक बच्चा भी होता है। अरुण इसे लच्चू पार्टी के बारे में पूछता है। ये लड़की अरुण को लच्चू पार्टी के घर बुला कर ले जाती है और इस वक्त लच्चू पार्टी का घर बहुत बड़ा होता है। यहाँ आने के बाद अरुण लच्चू पार्टी से सांभर खाना बनाने के लिए कहता है। कंबाइन स्टडी के दौरान लच्चू पार्टी यही खाना बनाकर स्टूडेंट को दिया करती थी। अब देखते ही देखते नित्या और अरुण एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों शादी करने का डिसाइड करते हैं। अपने अपने घर पे कहकर शादी के लिए राजी करवा लेते हैं। अरुण अपने सारे दोस्तों के पास कॉल कर अपने शादी में बुलाता है और उसी तरह अरुण अपने शादी में दर्शना को भी बुलाता है। अब इस मैसेज को देखने के बाद दर्शना उदास हो जाती है, यानी कि अभी भी दर्शना के मन में अरुण के लिए फीलिंग होती है। अब कुछ दिनों के बाद अरुण के शादी वाले दिन आते हैं। सारे के सारे दोस्त अरुण के शादी में आते हैं। अब ना चाहते हुए भी दर्शना भी इस शादी में आती है, अपने चेहरे पे झूठी मुस्कान को लेकर। लेकिन दर्शना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। वो अपने आंखों में आंसू लेकर यहाँ से जाने लगती है, मगर इसे जाते हुए एंथनी देख लेता है। दर्शना एंथनी को कहती है कि अब तक मैं मान रही थी कि मेरे और अरुण के बीच सिर्फ दूरियां है, मगर अब अरुण तो शादी कर रहा है। अब वो हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रहा है और मैं ये सब कुछ होता देख नहीं सकती। तुम अरुण को कुछ न कुछ बहाना बना दो प्लीज। इतना कहकर दर्शना यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद अरुण एंथनी से दर्शना के बारे में पूछता है, तो एंथनी कहता है कि दर्शना के फैमिली में किसी का मौत हो गया है, इसीलिए वो चली गई। अब अगले दिन अरुण और नित्या की बहुत ही जबरदस्त तरीके से शादी होती है। ये दोनों अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, एक नई घर खरीद लेते हैं। इसी बीच नित्या अरुण से दर्शना के बारे में पूछती है, तो अरुण कहता है कि दर्शना मेरी पास्ट है और उससे मेरी बात होती रहती है, हम दोनों बस एक दोस्त हैं। कुछ दिनों के बाद नित्या प्रेग्नेंट होती है। अरुण उसे हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर के बाद अरुण दर्शना के पास वीडियो कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं बाप बन गया, मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। यानी कि अरुण बाप बनने की पहली खबर दर्शना को ही देता है। इसके बाद अरुण अपने बेटे का नाम सेल्वा रखता है, यानी कि अपने दोस्त का नाम। अरुण और नित्या अपने बच्चों को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो अपने बच्चे को बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं। एक रात दर्शना अरुण के पास कॉल कर कहती है कि मैं शादी के लिए डिसाइड कर ली हूँ और अरुण को अपने शादी पे बुलाती है चेन्नई। अगले दिन अरुण अपनी फैमिली के साथ चेन्नई जाता है। अरुण जब दर्शना से बात कर रहा होता है तो नित्या तुरंत अरुण के पास आकर उसे चिपक जाती है। शायद ऐसा नित्या की होती है दर्शना को जलाने के लिए। इसके बाद दर्शना अरुण के बच्चे को देखती है और उसके गाल पे एक किस करती है और किस करते वक्त उसे अरुण ही याद आता है। इसके बाद दर्शना नित्या को जलाने के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार होकर माथे पे बिंदिया लगाकर, इसे देखकर सच में नित्या जलने लगती है। अब रात के वक्त अरुण सो रहा होता है तो दर्शना उसे कॉल कर बीच पे बुलाती है। जब अरुण जा रहा होता है तो नित्या इसे सवाल करने लगती है कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रहे हो। अरुण बहाने बनाते हुए कहता है कि फ्रेंड्स की बैचलर पार्टी है। अरुण जब कमरे से बाहर आता है तो इसे गिल्ट महसूस होता है। अरुण दोबारा से नित्या के पास जाता है और उसे सच बताता है कि मुझे दर्शना ने कॉल कर बुलाई है, उससे बात कर थोड़ी देर में आता हूँ। अरुण जब दर्शना के पास जाता है तो उसे बातें करता है। बातों के दौरान दर्शना यही बात कहती है कि काश मैं फर्स्ट ईयर में तुम्हें माफ कर देती तो अरुण आज हम दोनों साथ होते। यही सवाल दर्शना ने जब अरुण से स्टेशन पे पूछा था तो उस वक्त अरुण के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब अरुण के पास इस सवाल का जवाब है। दर्शना, हमारे लाइफ में कुछ मोमेंट्स होते हैं, ऐसे मोमेंट उसी वक्त के लिए होता है। अब तुम ये सोचना बंद करो कि ऐसा होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। बस तुम ये मान लो कि यही हमारी लाइफ है, बस यही। इस तरह से अरुण दर्शना को हौसला देता है। अगले दिन दर्शना की अच्छी तरह से शादी हो जाती है। जब अरुण और नित्या घर वापस लौट रहे होते हैं तो इन्हें मालूम पड़ता है कि हमारी फ्लाइट अभी डिले है। अब अरुण चेन्नई में होता है तो वहां जाता है अपनी यादों को ताजा करने के लिए अपने कॉलेज। सारा का सारा कैंपस घूमता है और एक ही पल में सारी यादें ताजा हो जाती है। उसी कॉलेज में कुछ सीनियर्स लेक्चर की जॉब करते रहते हैं तो अरुण दोबारा से सीक्रेट एली की चाबी लेकर उस कमरे में जाता है। फाइनली अरुण उस कमरे में अपनी जिंदगी की एक्सपीरियंस को लिखता है, थैंक यू फॉर मेकिंग मी हु आई एम। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म होती है।
इस मूवी को देखने के बाद पहले मुझे इस मूवी के डायरेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया कि अरुण और दर्शना को मिलवा देते तो क्या जाता, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इस मूवी का कुछ अलग ही लेवल का मैसेज है। सच में हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे फेसेस आते हैं, कुछ ऐसे पल आते हैं, उसी मोमेंट में हमें अपनी ज़िंदगी को बना लेनी चाहिए। दर्शना ने अरुण की गलती को माफ़ नहीं किया था, हालांकि अरुण ने अपनी गलती को कबूल कर लिया था। जिंदगी भर दर्शना अब यही अफसोस में गुजारती रही कि काश मैं उस दिन अरुण को माफ़ कर देती, तो आज अरुण मेरे पास होता, मेरी लाइफ कुछ और ही होती। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियोज आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ।